दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के फॉल की तो उसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में कई सारे रीज़न आते हैं, जैसे कि मराठास, राजपूत वॉर्स, सिख्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब बात हो मराठा एम्पायर के फॉल की तो इसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में एक ही मेन रीज़न आता है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप में से कई लोगों को शायद ये भी गलतफहमी हो कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद से ही मराठा एम्पायर का फॉल स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के 10 सालों के अंदर ही मराठा स्टेबल हो चुके थे और अपनी टेरिटरीज रिकैप्चर कर चुके थे। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ और सही टाइम का फ़ायदा उठाकर उस माइटी मराठा एम्पायर को हरा दिया, जिस मराठा एम्पायर ने मुगल एम्पायर को ख़त्म होने की कगार तक पहुंचा दिया था। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही मराठास को चैलेंज करना चाहती थी, लेकिन अंडर पेशवा माधवराव वन मराठा एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि ईआईसी को पता था उनका कोई भी चांस नहीं है मराठास से डायरेक्ट वॉर एंगेज करने पर, और इसीलिए मराठा एम्पायर से दूरी बनाए रखने के लिए उन्होंने सन 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, जिसके अंडर अवध एक बफर स्टेट बन के रहेगा बिटवीन ईआईसी कंट्रोल बंगाल एंड मराठा एम्पायर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र मराठा टेरिटरी पर नहीं थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो मराठा एम्पायर की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके उसे कमज़ोर कर सकें, और ये मौका उन्हें मिलता है सन 1772 में, जब पेशवा माधवराव वन का देहांत हो जाता है और उनके छोटे भाई नारायण राव को अगला पेशवा बनाया जाता है। लेकिन ये बात उनके चाचा रघुनाथ राव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि माधवराव वन के बाद अगला पेशवा उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जो हुआ था वो रघुनाथ राव देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो सन 1773 में नारायण राव को एसेसिनेशन करवा देते हैं, जिसके बाद वो मराठा एम्पायर के नए पेशवा बन जाते हैं। लेकिन रघुनाथ राव की ये खुशी ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली थी, क्योंकि नारायण राव की वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो अगले ही साल सन 1774 में नारायण राव के बेटे माधवराव सेकंड को जन्म देती हैं। और इसके बाद मराठा काउंसिल में दो चीज़ें डिसाइड होती हैं। सबसे पहली तो ये थी कि माधवराव सेकंड को मराठा एम्पायर का नया पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया था, और दूसरी ये कि जब तक माधवराव सेकंड बड़े नहीं हो जाते तब तक मराठा काउंसिल के हेड नाना फडणवीस ही मराठा एम्पायर को लीड करेंगे एज ए पेशवा। अब इन सब के बीच में रघुनाथ राव का क्या करा जाए, इसीलिए उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। होता यह है कि रघुनाथ राव ईआईसी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं और सन 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं। अब इस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिश रघुनाथ राव को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अगले पेशवा बन सकें, बट इन एक्सचेंज रघुनाथ राव को कुछ टेरिटरी ब्रिटिश को देनी होंगी। इसके अलावा रघुनाथ राव को कुछ पैसे भी कंपनी को देने होंगे। अब आप अगर ये सब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वही किंग मेकर की पॉलिसी है जिसके बारे में अक्सर हम में से कई लोगों ने अवधूजा सर को बताते हुए सुना होगा। कौन सा फार्मूला? किंग मेकर का फार्मूला। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 किसकी वजह से हुआ? रघुनाथ राव। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापसी आते हैं, और इस तरह शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की इन 1775। और इस वॉर में दोनों ही साइड्स को हैवी लॉसेस सहने पड़ते हैं, और ये पहली बार था जब ब्रिटिश को इंडिया में इतने लॉसेस सहने पड़े थे। और ये सब देख के उस टाइम के गवर्नर ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर देते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया जाए ताकि ये वॉर कंटिन्यू ही ना हो। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए वॉर को कंटिन्यू रखती है। अब ये सब देखकर हेस्टिंग्स एक पर्सनल लेटर लिखते हैं पेशवास को नेगोशिएट करने के लिए, जिसके बाद ईआईसी का जो कलकत्ता का काउंसिल था वो ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल करके नाना फडणवीस के साथ एक नई ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। इस ट्रीटी के अंडर सालसेट आइलैंड के कुछ एरियाज ईआईसी के अंडर रहेंगे, जिन्हें कि ईआईसी ने वॉर में जीता था। इसके अलावा रघुनाथ राव अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे और वो एक पेंशनर की तरह रहेंगे, जिसके लिए उन्हें एनुअली 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इन रुपयों के चलते वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस ट्रीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ईआईसी ने माधवराव सेकंड को एक्चुअल पेशवा एक्सेप्ट कर लिया था, और ये सब देख के पेशवास भी ईआईसी की सुन लेते हैं कि वो किसी भी और फॉरेन पावर के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। लेकिन ये डील चल रही थी कलकत्ता काउंसिल के साथ, और बॉम्बे की सरकार इस ट्रीटी को मानने से साफ साफ मना कर देती है। उल्टा वो इस ट्रीटी के अगेंस्ट में जाकर रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये सभी बातें नाना फडणवीस को पसंद नहीं आने वाली थी, और होता भी ऐसा ही है। फिर इसके रिस्पॉन्स में नाना फडणवीस 1777 में अपनी टेरिटरी का एक पोर्ट फ्रेंच को दे देते हैं, और ये देखने के बाद बॉम्बे एंड कलकत्ता काउंसिल ऑफ ईआईसी दोनों साथ मिलकर पुणे पर एक अटैक प्लान करते हैं, और इस तरह स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का सेकेंड फेज। बॉम्बे की फोर्सेस क्लैश करती हैं मराठा फोर्सेस से, लेकिन इससे पहले कि कलकत्ता से मदद आती, मराठा पूरी तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी को हरा देते हैं, और साल 1779 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ वाडगांव।
अब इस ट्रीटी के अंडर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जो भी टेरिटरीज कैप्चर कर रखी थी वो मराठास को वापस कर दे, साथ ही जो बंगाल से एक्स्ट्रा फोर्सेस आ रही हैं मदद के लिए उन्हें वहीं से वापस भेजा जाए। लेकिन इन सब के बीच में नाना फडणवीस ब्रिटिशर्स का असली मकसद समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स मराठास को हराकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाना चाहते थे और इसीलिए नाना फडणवीस बाकी किंगडम्स के साथ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के हैदर अली, मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड एंड अरकोट के नवाब। ये सब जुड़ जाते हैं मराठास के साथ ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, जिसकी वजह से अब ये वॉर अलग अलग टेरिटरीज में कंटिन्यू होता है। लगभग 3 सालों तक चले इस वॉर में दोनों ही साइड्स की हालत कुछ ऐसी थी कि ना तो ब्रिटिशर्स और टेरिटरी कैप्चर कर पा रहे थे और ना ही मराठास उन्हें इस तरीके से हरा पा रहे थे कि EIC को पूरी तरह से ख़त्म कर सके, जिसकी वजह से सन 1782 में दोनों ही साइड्स डिसाइड करती हैं कि वॉर को ख़त्म करा जाए और इसी के साथ साइन करी जाती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंडर मराठा काफ़ी टेरिटरी वापस ले लेते हैं और EIC को सालसेट और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स दे दिए जाते हैं। इसी के साथ ब्रिटिश अब ये प्रॉमिस करते हैं कि अब वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड फाइनली दोनों साइड्स एग्री भी हो जाती हैं और ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड, जिसमें कि मराठास विनर निकल के आते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद अगले 20 सालों तक मराठास और ब्रिटिशर्स में काफ़ी शांति बनी रहती है और इसके बाद आता है साल 1801 और ये एक ऐसा टाइम था जब एक बार फिर मराठा कॉन्फेडरेसी में काफ़ी इनफाइट देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें ये जान लेते हैं कि मराठा कॉन्फेडरेसी क्या थी। बेसिकली देखा जाए तो मराठा कॉन्फेडरेसी 5 फैक्शन से मिलकर बनी थी, जिनका अपना अपना एक इंडिपेंडेंट लीडर हुआ करता था। एंड ये फैक्शंस थे बड़ौदा के गायकवाड्स, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया एंड पुणे के पेशवास। एंड पूरी कॉन्फेडरेसी का हेड एक्चुअली पेशवा को ही माना जाता था। अब छोटे मोटे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो इन फैक्शंस के बीच में बने ही रहते थे, लेकिन सभी फैक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम यूनाइटेड ही रहे, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस। लेकिन साल 1800 में नाना फडणवीस की डेथ के बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ने लगे थे और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते साल 1802 में होलकर लीडर यशवंत राव ने वॉर स्टार्ट कर दी अगेंस्ट पेशवास एंड सिंधियास, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस टाइम के पेशवा बाजीराव सेकंड को पुणे छोड़कर भागना पड़ा और जब उन्हें अपनी मदद के लिए कोई आसपास दिखाई नहीं दिया तो वो ब्रिटिशर्स के पास गए अपनी मदद के लिए और अपनी इच्छा बताई दोबारा पेशवा बनने की। और ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि ये उनके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पुणे का कंट्रोल पाने की। एंड ब्रिटिशर्स पेशवा को कहते हैं कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस बनाओ, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। एंड इसके बाद पेशवा ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस में चले जाते हैं। अब इस ट्रीटी के अंडर 6000 की स्ट्रेंथ वाली ब्रिटिश आर्मी स्टेशन रहेगी पुणे में, लेकिन पेशवा को पुणे में अपनी टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ेगी और बाकी सभी सब्सिडरी अलायंस की तरह अब पेशवा भी वॉर वेज नहीं कर सकते थे और ना ही अलायंस बना सकते थे बिना EIC की परमिशन के। अब ऐसा होता देखकर सिंधिया एंड भोसले काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि हमसे बिना पूछे पेशवा ने कैसे अलायंस बना ली ब्रिटिशर्स के साथ, और वो इस ट्रीटी को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देते हैं। और इसी के साथ शुरू होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803। इस वॉर में सिंधिया एंड भोसले अपनी पूरी कोशिश करते हैं मराठा को इंडिपेंडेंट रखने की। बाद में होलकर भी इनको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को न सिर्फ पेशवास बल्कि गायकवाड्स भी सपोर्ट कर रहे थे और देखा जाए तो इस समय मराठा एम्पायर अपने आप में ही स्प्लिट हो चुका था, जहां एक तरफ थे भोंसले, सिंधिया एंड होलकर, वहीं दूसरी तरफ थे पेशवा एंड गायकवाड्स जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि भला गायकवाड्स क्यों ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसका रीज़न था साल 1802 में जब ब्रिटिशर्स ने हेल्प करी थी गायकवाड़ लीडर को लीडर बनने में, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके। और इसी के साथ साल 1803 में बैटल ऑफ असाय और बैटल ऑफ अरगांव में ब्रिटिश फोर्सेस सिंधियास एंड भोसलेस को हरा देती हैं। सिंधियास से एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है और भोसले से भी एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है। दोनों ही ट्रीटी में इन्हें अपनी टेरिटरी का हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। इसमें इंक्लूड थे दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, अहमदनगर एंड गुजरात के काफ़ी पार्ट्स। सिंधियास एंड भोसलेस को रास्ते से हटाने के बाद अब बचे थे अकेले होलकर। ब्रिटिश एंड होलकर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट 1805 तक चला, जिसके बाद होलकर भी हार गए और उनसे भी एक ट्रीटी साइन करवाई गई और इस तरह सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है, जिसमें ब्रिटिश को एक बड़ी जीत मिलती है। अब क्योंकि पेशवास ब्रिटिशर्स की साइड थे, इसीलिए बाजीराव सेकंड को फिर से पेशवा बनाया जाता है पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी का, लेकिन इस बार वो ब्रिटिशर्स के पपिट रूलर थे। लेकिन साल 1817 आते आते पेशवा समझ जाते हैं कि ब्रिटिशर्स उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे और इसके बाद पेशवा बाजीराव सेकंड सीक्रेटली एक वॉर की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जा सके। इस प्लान का मेन हिस्सा था लॉर्ड एल्फिंस्टोन का असैसिनेशन। लेकिन इस टाइम तक मराठाओं की पावर एंड अथॉरिटी दोनों ही काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे, क्योंकि जो भी इनकम इन्हें मिलती थी वो सभी ब्रिटिशर्स के पास जा रही थी और मिलिट्री पावर इनके पास ज़्यादा बची नहीं थी। इसी बीच मराठाओं की तरफ से एक लास्ट एफर्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स को हराने का। पेशवा जाकर होलकर एंड भोसले के साथ मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अफगान के लीडर आमिर खान के साथ भी हाथ मिलाते हैं।
सिंधियाज शुरू में आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में वो भी इस अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। इन सालों से चली इनफाइट्स के बीच किंगडम्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश फोर्सेस मराठा एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि अब से कोई भी पेशवा का रूल नहीं होगा। बाजीराव सेकंड को डिपोर्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब से वो सिर्फ एक पेंशनर की तरह ही रहेंगे और इस तरह मराठा एम्पायर का एंड हो जाता है और जो अलग अलग फैक्शंस थे इनके लीडर्स से अलग अलग ट्रीटी साइन करवाई जाती हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर एंड सारी टेरिटरी EIC के पास चली जाती है। EIC के पास लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंट्रोल आ चुका था और यही था माइटी मराठा एम्पायर का फॉल। और इस फॉल से आप सभी को ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि कैसे EIC ने किंग मेकर की पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस और इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल जमाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।